हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ। स्वागत है आप सबका हमारे इस लेक्चर में, जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और इस सेगमेंट में हम मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। सो वी आर डन विद 19 सच क्वेश्चंस, एंड ये क्वेश्चंस 2013 से लेकर 2019 तक हम इस सीरीज में कवर करेंगे आपके साथ, क्योंकि जो रिसेंटली अभी मेंस कंडक्ट हुआ है उसके क्वेश्चंस भी वी शैल बी डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर, इन दिस सीरीज, नॉट पर्टिकुलरली दिस लेक्चर बट इन अपकमिंग लेक्चर्स, राइट। तो आज हमारा 20th लेक्चर है और इसमें फिर से हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड कि उस क्वेश्चन को हमने कैसे टैकल करना था, किस तरह से उसको अच्छे तरह से उसके कीवर्ड्स को समझ के हमने उसकी डिमांड को समझना था, और अपने आंसर में भी उसी तरह उसको एक स्ट्रक्चर देना था, और आंसर में भी ऐसे कीवर्ड यूज करने थे जिससे साफ ये नजर आए कि हम जो पूछा जा रहा है उसका आंसर कर रहे हैं, ना कि हम कुछ भी रैंडमली लिख रहे हैं जो हमें आता है, राइट। यूपीएससी के मेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि यू शुड राइट व्हाट हैज बीन आस्क्ड एंड नॉट व्हाट यू नो, ठीक है। तो आपको अपनी लैंग्वेज को, अपनी नॉलेज को, अपनी इन्फॉर्मेशन को मोल्ड करना पड़ता है टू सर्व द नीड्स ऑफ द क्वेश्चन। तो इससे पहले कि आज के क्वेश्चन को हम देखें और आज के हम समझें कि क्या अप्रोच फॉलो कर सकते थे हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम बताना चाहते हैं फ्रेंड्स कि करंट अफेयर्स यूपीएससी की प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यू मस्ट ऑल एग्री विद दिस फैक्ट। सो आपकी करंट अफेयर्स की एक अच्छी और होलिस्टिक तैयारी के लिए टीम सिविल स्टाफ ने परिश्रम 2020 करंट अफेयर टेस्ट सीरीज का इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जहां पे आपको 24 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे कंसिस्टिंग ऑफ 100 एमसीक्यूज ईच, राइट। तो इन सारे एमसीक्यूज की मदद से you will be able to understand and apply the knowledge of various important dimensions of the various important news which come in various important sources for UPSC। और ये sources कौन से हैं? द हिंदू, PIB, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिनट एक्सेट्रा। क्योंकि अगर इन sources के अलावा भी ऐसी इन्फॉर्मेशन या ऐसी न्यूज़ रहती है जो हमें लगता है कि यूपीएससी के लिए रेलिवेंट है, तो उसको भी हम इस अपनी टेस्ट सीरीज में डेफिनेटली कवर करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हमारा एक स्पेशल जो फोकस रहेगा वो रहेगा प्रीलिम्स कम मेंस कंबाइंड अप्रोच में, क्योंकि यहाँ पे हम जो फैक्ट्स हम प्रीलिम्स के लिए रिवाइज करेंगे, अगर हमें लगता है कि वो फैक्ट्स हमारे मेंस का आंसर भी एनरिच कर सकते हैं, उसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं, सो उसको हम सेपरेटली हाईलाइट करेंगे एंड वी शैल बी प्रोवाइडिंग यू ऑल दीज पॉइंट्स इन अ पीडीएफ फॉर्म। एंड फ्रेंड्स, इसमें हमने लेटेस्ट एडिशन ये की है कि वी हैव स्टार्टेड गिविंग द क्वेश्चन पेपर्स इन हिंदी एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो टेस्ट सीरीज मिलेगी उसमें यू विल बी गेटिंग एन ऑनलाइन क्विज विच विल बी इन इंग्लिश, क्वेश्चन पेपर विच विल बी डाउनलोडेबल पीडीएफ की फॉर्म में वो होगा, और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी इसकी, वो सिर्फ इंग्लिश में मिलेगी आपको, और वीडियो एक्सप्लेनेशन इफ यू ऑप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन दैट पर्टिकुलर कोर्स, दैट इज विद वीडियो और विदाउट वीडियो में से अगर आप विद वीडियो कोर्स में आप एनरोल करते हैं तो आपको वीडियो सोल्यूशंस भी उसके मिलेंगे। एंड वो वीडियो सोल्यूशंस के लिए जो हम पीपीटीज यूज करते हैं, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं, वो इंग्लिश में रहेगा, बट हमारी जो वर्बल एक्सप्लेनेशन रहेगी दैट विल बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, राइट। तो हैविंग सेड दैट, अब आज के क्वेश्चन को हम देखते हैं कि उस क्वेश्चन को हमने कैसे टैकल करना था, क्या चीज़ें हमसे पूछी गई थी और किस तरह की नॉलेज जो थी वो हमारे काम आ सकती थी इन सॉल्विंग दैट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमसे 2015 में पूछा गया था एंड इट कैरिड अ वेटेज ऑफ 12.5 मार्क्स, और इसको हमने 200 शब्दों के अंदर अंदर इसका आंसर लिखना था, दैट वी हैड टू राइट द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विद इन द वर्ड लिमिट ऑफ 200 वर्ड्स। तो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है दैट इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू कंप्लीट इट्स हिस्टोरिक टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया इन जस्ट 3 years बट फॉर द एक्सपीरियंस गेन्ड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिस्कस। तो काफ़ी थोड़ी हाई फाई इंग्लिश यहाँ पे यूज़ की हुई है, लेकिन हमने इस इंग्लिश को देख के डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, इसको हम अच्छे से समझेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड कि इसमें हमने कैसे एड्रेस करना था। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ अगर कीवर्ड्स इसमें करना है तो देखिए पहली तो चीज़ है कि इसमें जो डायरेक्टिव है वो है डिस्कस। जब डिस्कस डायरेक्टिव होता है तो इसमें हम बेसिकली आंसर को इस तरह से स्ट्रक्चर करेंगे कि जो आर्ग्यूमेंट हमें दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है, वो किस हद तक है और किस हद तक वो सच नहीं है, ठीक है। कुछ बातें उसकी सही हैं, जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है क्वेश्चन में जो आर्गुमेंट है वो उसकी कुछ बातें ठीक है, बट 100% सच नहीं है, ठीक है। और स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट कह रही है कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 1935 एक्ट का एक्सपीरियंस ना होता तो वो अपना काम, जो बहुत इंपॉर्टेंट काम उनका था, टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन जस्ट 3 years, वो शायद उससे ज़्यादा टाइम लगाते, ठीक है। इस चीज़ को हमने डिस्कस करना है, इसके यानी कि पहलू बताने हैं, आस्पेक्ट्स बताने हैं। तो इसका एक पहलू तो ये है कि हाँ, 1935 एक्ट में कई ऐसी प्रोविजंस थी कि उसका एक्सपीरियंस जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी थी और ऑल ओवर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हुई थी 1937 के इलेक्शंस के बाद, तो उसके एक्सपीरियंस की वजह से 1935 एक्ट की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों उनको पता थे, तो उन्होंने अकॉर्डिंगली इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए जो चीज़ें सूट करती थी उनको अडॉप्ट कर लिया, और जो चीज़ें सूट नहीं करती थी, एग्जाम्पल कम्युनल इलेक्टोरेट्स, उनको उन्होंने स्क्रैप कर दिया। एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू है कि 1935 एक्ट में कुछ बहुत सिवियर
और स्ट्रेटेजिकली क्यों ना थे, जैसे कि वाइसराय की अभी भी सुपरमेसी थी, ठीक है, और कम्युनल इलेक्टोरेट्स हमने अभी बात की उनकी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के आज़ाद भारत में इन सब चीज़ों की जगह नहीं थी, तो उनको स्क्रैप करना ज़रूरी था। इसके साथ कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि आप जानते हैं कि 1940s में डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, दैट गेव राइज टू सेवरल न्यूली इमर्जिंग डेमोक्रेसीज। सो वी हैड समथिंग टू लर्न फ्रॉम ऑल सच डेमोक्रेसीज, और उन सबके कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने काफ़ी चीज़ें सीखी, और उनमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इंडिया को सूट कर सकती थी, या तो हमने उनको डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर लिया, डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर हमने क्या किया, हमने उन प्रोविजंस को इंडियन कंडीशंस को के हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई करके देन वी अडॉप्टेड देम, ठीक है। तो 1935 डिड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, बट टू से दैट सिर्फ वही इंपॉर्टेंट रोल उसने प्ले किया है इस हिस्टोरिक टास्क की कंप्लीशन में, वो कहना गलत होगा। यही इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं, ठीक है, और यही हम अपने आंसर में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें इंट्रोडक्शन में वी कैन राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन ड्राफ्टिंग द सेम। इसके बाद हम एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे ऑफ 1935 एक्ट, जिन्होंने हेल्प की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जल्दी तैयार करने में, और कुछ और एस्पेक्ट्स जिसमें कि जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है लेकिन दे हैव नथिंग मच टू डू विद 1935 एक्ट, ठीक है। और इसके बाद हम अपने आर्ग्यूमेंट्स को क्लोजर देंगे। सो इसमें फ्रेंड्स पिटफॉल ये है बेसिकली कि यहाँ पे कई बच्चे ये गलती कर सकते हैं कि दे माइट एंड अप गिविंग अ साइनॉप्सिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमने दोनों के सेलिएंट फीचर्स सिर्फ एन्यूमरेट नहीं करने, हमें अगर उनकी नॉलेज है, हमने उनके बीच में लिंकेजेस दिखाने कि देखिए 1935 एक्ट में ये प्रोविजंस थी, दे हेल्प्ड इन ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, एंड कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजंस थी, ये 1935 एक्ट में से नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने खुद से ड्राफ्ट इसको किया है टू सर्व द नीड्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। तो ये हमने इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। लिंकेजेस ड्रॉ होनी चाहिए, वो आपके आंसर में साफ नजर आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इन इंट्रोडक्शन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राफ्टेड बाय फाउंडिंग फादर्स हु रिप्रेजेंटेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज द लिविंग डॉक्यूमेंट दैट मेक्स इंडिया एन इंडिपेंडेंट कंट्री एंड अलाउज इट टू सस्टेन इट्स इंडिपेंडेंस। ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ कंट्री एज डाइवर्स एज इंडिया was a challenge, and it took 2 years, 11 months and 17 days for the Constituent Assembly to complete its historic task. Right, तो फ्रेंड्स, इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं इस टाइम को कि इतना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में, और ये आप अपनी इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप सबके लिए, जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि कोई भी आंसर जो होता है वो एज इट इज हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते अपनी आंसर शीट्स में। ये जो हम आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर नॉट मॉडल आंसर्स, क्योंकि वी बिलीव दैट मॉडल आंसर्स बेसिकली दे डोंट एग्जिस्ट। ये एक तरीका है कि ऐसा आंसर लिखा जा सकता है, इसके अलावा और कई तरीके हैं इस सेम क्वेश्चन को आंसर करने के, राइट। बट अगर हम ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें फॉलो करेंगे अपने आंसर राइटिंग में, सो दे कैन हेल्प अस अट्रैक्ट मोर मार्क्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द वे एंड द अप्रोच दैट वी फॉलो, ठीक है। ऑब्वियसली बेसिक अप्रोच शुड बी करेक्ट, राइट, बट जो पॉइंट्स हम यूज कर सकते हैं दे कैन बी डिफरेंट। सेकेंडली फ्रेंड्स, आपको एक्सप्लेन करने के लिए, चीज़ों को आपको समझाने के लिए बेटर तरीके से हम वर्ड लिमिट से थोड़ा एक्सीड करेंगे इन दीज लेक्चर्स। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट इज़ योर ड्यूटी दैट व्हेन यू प्रैक्टिस द क्वेश्चन, ठीक है, व्हेन यू प्रैक्टिस मेंस आंसर राइटिंग, आपने इस इन्फॉर्मेशन को और कंडेंस करना है टू स्टे विद इन द कॉन्स्टेंट ऑफ वर्ड लिमिट, राइट। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपने। यहाँ पे थोड़ी एक्सपैंडेड है इंट्रोडक्शन, बट यू हैव टू कंडेंस इट, राइट। सो इसमें आप ये लिखने के बाद कि इतना टाइम लगा, एक कनेक्टिंग लाइन हमें ऐड करनी है और फिर हमने इसके पहलुओं को डिस्कस करना है, ठीक है। तो कनेक्टिंग लाइन में वी कैन राइट दैट इट मे बी आर्ग्यूड that the assembly would have taken a much longer time had they not had the experience of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। थोड़ी सी टफ लैंग्वेज लग सकती है, बट फ्रेंड्स इसका जस्ट आपने समझना है कि यहाँ पे बेसिकली हम लिख रहे हैं कि ये जो टाइम लगा 2 साल 11 महीने और 17 दिन, ठीक है, ये टाइम शायद इससे भी ज़्यादा लगता अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लीडर्स बैठे थे उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का तजर्बा ना होता, राइट। और इस चीज़ को हम निम्नलिखित फैक्ट्स की लाइट में, फैक्ट्स के बेसिस पे इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो फैक्ट्स में हम क्या डिस्कस करेंगे, तो एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग द गवर्नमेंट, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ 1935 एक्ट, कांग्रेस एंड अदर नेशनलिस्ट पार्टीज दे कंटेस्टेड द इलेक्शंस, दे फॉर्म द गवर्नमेंट एंड दे ऑल्सो रैन एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रैकेट में आप प्रोविंशियल लिख सकते हैं, ठीक है। विद दिस एक्सपीरियंस दे वर अवेयर ऑफ द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द 1935 एक्ट। तो अब स्ट्रेंथ और वीकनेस पता लग गई, अब इससे क्या करेंगे आगे, वो डिजायरेबल प्रोविजंस जो है इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए उनको
इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, बाकियों को स्क्रैप कर देंगे. बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग द गवर्नमेंट, द फाउंडिंग फादर्स आइडेंटिफाइड दैट देयर वर several desirable provisions in 1935 Act, such as federal polity, bicameralism in certain provinces, establishment of Federal Public Service Commission जो कि अब यूपीएससी है, ठीक है, एंड फेडरल कोर्ट, ठीक है, तो जो कि अब ये फंक्शन सुप्रीम कोर्ट एक तरह से डिलीवर करता है. सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज अ फेडरल कोर्ट इन इंडिया. तो ये पॉइंट्स हम लिख सकते हैं. इसके बाद जो लेक्यूना थे हम उनको भी थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे विद इन द कॉन्स्टेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है. यहाँ पे हम वर्ड लिमिट को थोड़ा फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं. तो हेयर वी कैन राइट दैट इन स्पाइट ऑफ दीज डिजायरेबल प्रोविजंस देयर वर सेवरल अदर प्रोविजंस इन द एक्ट दैट हैड नो प्लेस इन इंडिपेंडेंट इंडिया, जैसे कि लिमिटेड फ्रेंचाइज शुड हैव बीन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो वही चीज हमने इनकॉर्पोरेट की, लिमिटेड फ्रेंचाइज को हमने मॉडिफाई कर दिया. कम्युनल इलेक्टोरेट, आजाद भारत में इसकी कोई जगह नहीं थी, तो वी स्क्रैप दिस पर्टिकुलर प्रोविजन, रादर हमने SC/ST के बेसिस पे रिजर्वेशंस का मेथड फॉलो किया, सो दैट जो बैकवर्ड और वीक सेक्शन के लोग हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन में कोई कमी ना आए, क्योंकि मुद्दे उनके भी होते हैं और उनके मुद्दों को भी उनको पूरा अधिकार है कि वो अपने मुद्दों को एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट कर सके ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके उनके इश्यूज को, राइट. तो इसलिए हमने कम्युनल इलेक्टोरेट्स जो कि डिविसिव टेंडेंसीज जनरेट करता था उसको हटा के वी फॉलोड द मेथड ऑफ रिजर्वेशंस, ठीक है. इसके बाद सुपरमेसी ऑफ वॉइसरॉयज वाज डन अवे विद, और लोगों को अधिकार मिल गया था टू इलेक्ट देयर ओन गवर्नमेंट. एंड इन फैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन की जो पहली लाइंस हैं, इट स्टेट्स वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है. तो ये चीजें स्क्रैप या मॉडिफाई कर दी गई क्योंकि इनकी आजाद भारत में कोई जगह नहीं थी. इसके अलावा जो इसका तीसरा पहलू है बेसिकली या दूसरे पहलू का ही एक सब पार्ट आप कह सकते हो कि 1935 एक्ट ने हेल्प की, ठीक है. अब एक और चीज हो रही थी कि उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में डीकोलोनाइजेशन हो रही थी, सो वी हैड अ लॉट टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल. तो अकॉर्डिंगली हमने कई सारी ऐसी प्रोविजंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट की जो बाकी कंट्री से हमने सीखी और वो इंडिया के कंडीशंस को भी सूट कर रही थी. सो वी कैन राइट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एज फॉलोइंग कि वी कैन से दैट द वर्ल्ड इन 1940s वाज इन अ प्रोसेस ऑफ decolonization, and the constitutions of newly emerging states was something from where the constitution makers learnt a lot. As a result, the provisions of these countries that could suit Indian conditions were also adopted to frame a rich and dynamic constitution for independent India, and features like directive principles of state policy that we took from Ireland, procedure established by law, ये हमने जापान से लिया, election of the members of Rajya Sabha, this was taken from South Africa, and etc. were adopted from newly emerging democracies, right. तो हम इस तरह से अपने आंसर में इस चीज को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. अब हमने पहलुओं को डिस्कस कर लिया, वर्ड लिमिट के कॉन्स्टेंट में भी रहे, पॉइंट्स को हमने न केवल बताया, उसको सब्सटैंशिएट भी किया बाय राइटिंग कि कौन सी प्रोविजंस थी जिन्होंने हेल्प की इस सारे प्रोसेस में, ठीक है, या कौन सी प्रोविजंस थी जो हमने बाहर से ली और किन कंट्री से ली वो भी हमने बता दिया. तो शक्ति प्रदर्शन सब कुछ हमारा हो गया. अब हमने इन सारी चीजों को समेटना है. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गिव अ वेरी प्रिसाइज कंक्लूजन, काफी ब्रीफ रख सकते हैं हम कंक्लूजन. इसमें हम लिख सकते हैं दैट इन द लाइट ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स इट कैन बी इन्फर्ड दैट रादर देन फ्रेमिंग अ होल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द स्क्रैच, मॉडिफाइंग द प्रोविजंस ऑफ 1935 एक्ट वाज अ मोर प्रैक्टिकल चॉइस. इट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर 1935 एक्ट that allowed the constitution makers to draft a constitution much earlier than it would have actually taken without this experience, ठीक है. तो हमने बिल्कुल डॉट बुलजाई हमने हिट किया, कोई इधर उधर की बात नहीं की. इसमें अगर आप चाहें तो महात्मा गांधी की एक कोट है, ठीक है, उसका हिंदी में मैं आपको समझा देता हूं कि क्या चीज, व्हाट डिड महात्मा गांधी मीन बाय दैट कोट. तो महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें अपने घर की खिड़कियां एक ताज़ी हवा के लिए खुली रखनी चाहिए, लेकिन हमारे घर की नींव मजबूत होनी चाहिए. इसका मतलब ये है कि वी शुड बी ओपन टू न्यू आइडियाज, ठीक है, वी शुड बी ओपन टू मॉडर्निटी, लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है या हमारी जो ट्रेडिशन है जिसकी वजह से हम भारतीय कहला जाते हैं वो चीज़ें हमारी इंटैक्ट रहनी चाहिए. तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी वही चीज़ को फॉलो किया जो बाहर की कंट्रीज में डेवलपमेंट्स हो रही थी उससे सीखा, लेकिन इंडियन स्ट्रक्चर को सूट करवाने के लिए उन्होंने उसमें मॉडिफिकेशंस की, राइट. तो महात्मा गांधी का भी अगर आप यहाँ पे वर्णन देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं इफ यू वांट, ठीक है. एंड बाय दिस यू कैन गेन सफिशिएंटली गुड मार्क्स, ठीक है. ये 200 वर्ड्स का क्वेश्चन था, इसमें एग्जामिनर को भी पता है कि आपको वर्ड कंस्ट्रेंट में लिखना है, सो इतनी आर्ग्यूमेंट्स लिख के यू कैन गेन सफिशिएंट मार्क्स एंड यू कैन गेन सर्टन एज ओवर अदर कैंडिडेट्स, राइट. सो फ्रेंड्स अभी अपने पेन्स उठाइए, हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है. इफ यू वांट यू कैन रिवाइज सर्टन मोर थिंग्स और उसके बाद इस क्वेश्चन को खुद से लिखिए बिना देखे, ठीक है. जब आप खुद से लिखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि आपको कितना टाइम लगता है आंसर लिखने में, ठीक है. तो उससे आप ग्रेजुअली अपनी स्पीड भी इंक्रीज कर सकते हैं एंड ग्रेजुअली हो सकता है कि आंसर लिखते वक्त, क्योंकि आप एक्सटेम्पोर लिख रहे हैं, एकदम से लिख रहे हैं, तो उसमें आपके शायद न्यू क्रिएटिव पॉइंट्स भी आ जाएं, राइट. सो इस तरह का अगर आप आंसर लिखते हैं तो आप हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं. यू कैन सेंड योर आंसर्स at this email ID, that is hello@civilstaff.com.
एंड इन केस आपके पास कोई फीडबैक है हमारे लिए, कोई सजेशन है राइट, या कुछ और आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं hello@civilstep.com पे, और यू कैन गिव अस अ कॉल एट दिस नंबर दैट इज 8146207241। इसी के साथ फ्रेंड्स आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमारा टेलीग्राम पे भी ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और वहाँ पे हम अपने फ्री कंटेंट के पीडीएफ्स को शेयर करते हैं। सो डू जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। एंड फ्रेंड्स वी होप कि हमारे यूट्यूब चैनल पे जो हमारे अलग अलग फ्री इनिशिएटिव्स हैं वो आपके काफ़ी काम आ रहे हैं, उसकी मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को सही ओरिएंटेशन दे रहे हैं, एंड वी आर वेरी श्योर दैट यू विल सून क्लियर योर एग्जाम एंड बिकम एन IAS ऑफिसर। विद दैट फ्रेंड्स वी विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग। अब लेस देन 8 months are left, so just pull up your socks and focus more. Wish you all the best. Thank you so much.